अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2024 के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, तब राजनीतिक दलों के लिए दो कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 2024 के चुनाव में ये कम्युनिटी विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही तथ्यात्मक और राजनीतिक रूप से कई समीकरण बदलने वाली है। ये कम्युनिटी है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी दलित समाज और माइनॉरिटी में मुसलमान कम्युनिटी। इनके भीतर क्या चल रहा है, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और कौन पॉलिटिकल पार्टी इनको अपनी तरफ लाने के लिए क्या एफर्ट कर रही है, हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मामलों में बड़ा असाधारण किस्म का था और इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश में कई सियासी रंग बदल दिए हैं और इतना बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के भीतर लाया है कि अब यूपी की राजनीति में एक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन बहुत ही गंभीर है और इसको समझने की आवश्यकता है, तभी आप आगे की पॉलिटिक्स को यूपी की समझ पाएंगे। मैं आज बात करूंगा दलितों और मुसलमानों की। ये दो ऐसी कम्युनिटी हैं। उत्तर प्रदेश में दलित कम्युनिटी करीब 21.5% या 21% भी मान सकते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी 19 से 20% के बीच मानी जाती है। टोटल ऑन एवरेज अगर इनको आप काउंट कर लेते हैं तो इनकी तादाद 40% है, यानी दलित और मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो ये 40% का वोट शेयर बनता है। अब सत्ता पक्ष में भी इसके लिए संग्राम है और विपक्ष इसके लिए महासंग्राम कर रहा है। आपने पिछले असेंबली इलेक्शन में देखा होगा कि माइनॉरिटीज़ का 90% वोट शेयर समाजवादी पार्टी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। हालांकि बीएसपी को भी इसका कुछ वोट प्रतिशत मिला, जहां उन्होंने उस समाज के कैंडिडेट दिए थे। दलित कम्युनिटी के वोट बटे किस प्रकार से? आपने देखा होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी सामान्य तौर पर 21% 20% वोट शेयर पर रहती थी, वो घटकर 12% पे आ गई, यानी उसके वोट शेयर में 10% की गिरावट आई। तो ये 10 से 11% वोट कहाँ गया? जाहिर सी बात है कि उसका कुछ हिस्सा बीजेपी में गया और कुछ हिस्सा समाजवादी अलायंस में गया। तो अब 2024 में क्या होगा? क्योंकि मायावती बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं और वो उठने का कोई प्रयास करती भी नहीं दिख रही हैं, कोई सिंसियर पॉलिटिकल इफर्ट करती भी नहीं दिख रही हैं कि वो 12% वोटर जिसने इतनी विपरीत हालात में उनको ऊपर विश्वास व्यक्त किया, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों पर विश्वास किया, वो उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन इस 12% को वो कैसे इतबार दिलाएंगी कि 2024 के चुनाव में वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे? अगर मायावती ये 12% भी गंवा देती हैं तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि ये 12% जाएगा कहाँ? आप देख रहे होंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जिलों के दौरों में जा रहे हैं तो रात दलितों के घर रुक रहे हैं, फुल पैंट में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हाफ पैंट में पाए जाते हैं और हैंडपंप पर नहाते हैं, उन्हीं का खाना खाते हैं, वहीं रुकते हैं। एक तरह से ये इलेक्शन में कम्युनिटी को टोकन होता है सम्मान का कि हम आपके घर खाना खा रहे हैं, रुक रहे हैं, आप ही की तरह जीवन बिताने की कोशिश है। एक समाज को संदेश देने की कोशिश होती है राजनीतिक रूप से। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये चुनाव में दिखता है और ऐसा इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक मिनिस्टर के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी मिनिस्टर्स को जिलों के दौरों के लिए आदेश हुआ है उन सबको यही करना पड़ रहा है। दलितों के घर खाना, दलितों के घर रात रुकना और उन्हीं के हैंडपंप पे नहाना और उन्हीं का जैसा जीवन दिखने की कोशिश करना। और मंत्रीगण तो आजकल किस्म किस्म के ट्वीट और वीडियो भी, कुछ लोग तो नहाते हुए भी अधनंगी तस्वीरें डालते हैं, थोड़ा सा उन्हें लिहाज करना चाहिए। खैर, तो अब मसला है कि ये हुई दलितों की बात। समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश कर रखी है कि 2019 से जो उसको दलित वोटों का चस्का लगा हुआ है सपा बसपा के अलायंस से, वो उनका वॉक कंटिन्यू है। 2019 में उनको बीएसपी के वोट मिले और 2022 में ये सिलसिला जारी रहा। मेजर वोट शेयर मायावती का जो कम हुआ, उसका अधिकांश हिस्सा लायन शेयर समाजवादी पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रही है। क्या ये वॉक कंटिन्यू रहेगी सपा की, या फिर बीजेपी, जिसको वक्त रहते ही समझ में आ गया है कि दलित वोटों के बिना उसका 2024 में बेड़ा पार होना थोड़ा मुश्किल होगा? अब बात आती है, बाकी पार्टियां यहाँ कोई बहुत सिंसियर इफर्ट करती नहीं दिख रही। अब बात करिए साहब मुसलमानों की। मुसलमानों ने
2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की तरफ देखा, समाजवादी पार्टी और उसके घटक दल। बम्पर वोटिंग की, लाइन में लग के वोटिंग की, घर बार छोड़ के वोटिंग की, दूर दूर आके वोटिंग की, सब तरह से वोटिंग की, कोशिश पूरी की कि वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहें। अब सपा के सामने ये चैलेंज है कि चूंकि वो उनकी शिकस्त हुई है 2022 के चुनाव में, मुसलमानों की आकांक्षाओं की वो प्रतिपूर्ति नहीं कर पाए हैं, तो क्या 2024 के चुनाव में मुसलमान उनके पास रुकेगा या फिर बिखरेगा? बिखरेगा तो विकल्प क्या है? बीजेपी के अलावा और कौन से दल हैं जहां वो जा सकता है? क्या कांग्रेस? यूपी में वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है। क्या बीएसपी? मायावती लड़ती नहीं दिख रही हैं। तो क्या मुसलमानों के सामने मजबूरी है कि वो सपा के साथ खड़े रहें? अभी हालांकि 1.5 साल का वक्त बाकी है, 1.5 पौने 2 साल का, लिहाजा अभी फौरी तौर पर तो कोई ओपिनियन नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जो कुछ समाज में चल रहा होता है, राजनीति उसी तरफ बढ़ती है। हमें इस बारे में विचार करना होगा और आज की मेरी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि इन दोनों कम्युनिटी का नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव क्या है। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुफियान निजामी साहब बहुत ही जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, असीम वकार साहब AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, SM अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, और कुश अम्बेडकरवादी जी हैं मेरे साथ, बहुजन विचारधारा को प्रमोट करते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो भाई आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जितने मंत्री जिले को दौरों में जा रहे हैं, मंडल के दौरों में जा रहे हैं, वो दलितों के घर निशाना लगाते हैं, उनके घर रात रुकते हैं, फुल पैंट पे सोते हैं, सुबह हाफ पैंट पे पाए जाते हैं, नल में नहाते हैं, उनका खाना खाते हैं। ऐसा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्रिजेश जी, ये कोई नई गतिविधि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई हो ऐसा नहीं। आपने देखा होगा, हमारे जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने देखा कि उन्होंने सफाई कर्मी जो हमारे थे वाल्मीकि समाज के लोग, उनके पैर पखारे और तमाम दलित बस्तियों में गए। JP नड्डा जी को आपने देखा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी चुनाव जीतने के बाद 2024 आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। ये हमारा मूल स्वभाव है। जब हम कोई नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसको धरातल पर उतारने के लिए हम इस तरह के प्रयास करते हैं और इस तरह का एक संदेश देते हैं कि समाज में सभी एक बराबर है, ऊंच नीच के भेद को छोड़िए, सबके साथ समानता का बर्ताव करिए और सब लोग समग्रता के साथ अगर प्रयास करेंगे तभी ये देश, तभी ये प्रदेश और तभी ये समाज विकास करेगा। तो आपको लगता है कि ये मायावती के पास बचा हुआ 12% इसको आप आकर्षित करने में कामयाब होंगे? ब्रिजेश जी, हम मायावती जी के या किसी के वोट को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं। अगर मायावती जी का वोट खिसक रहा है या अन्य किसी दल का वोट खिसक रहा है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने जिस तरह का छलावा किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाकी राजनीतिक दल दलित, मुस्लिम और तमाम तरह के नारे देते रहे, लेकिन सत्ता में आने के बाद या तो वो अपने परिवार को बढ़ाने लगे या तो वो किसी एक खास समुदाय विशेष के लिए काम करने लगे। और मैं तो कहूंगा कि समुदाय और जाति विशेष तो छोड़िए, वो सिर्फ परिवार, कुनबे और गोत्र तक सिमट के रह गए। तो ये हकीकत जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और इसको महसूस किया है, और यही वजह है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है उसका प्रेम और स्नेह मिल रहा है। ऑलराइट, मैं SM अशरफ को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अशरफ साहब, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुसलमानों ने आपकी पार्टी को 2022 में झूम के वोट दिया, लाइन में लग के दिया, अपने टिकट पर आकर वोट दिया, मतलब जो कर सकते थे अधिकतम किया। सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज पिछले कई चुनाव में इस बार मुसलमानों का था, लेकिन आपके कम्युनिटी की उम्मीदों की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई। अब जब 2024 नज़दीक आ रहा है तो मुसलमानों के सामने एक और विकल्प है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कांग्रेस का। आपको लगता है कि आप इन्हें रोकने में कामयाब होंगे अपने पास? नहीं, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या विकल्प इस चुनाव के अंदर नहीं था? लेकिन देखिए, सारी पार्टियों को नकार दिया। इवन कि एक ऐसी पार्टी जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करती थी और दम भरती थी किसी भी तरह से हमको इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में अपनी भागीदारी करनी है,
उनकी वोट परसेंटेज 0.43% है। ये आप किसके 5 लिए लाख कह रहे हो? अब मैं किसके लिए कह रहा हूं, आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा समझते हैं। आप और MIM यानी असीम वकार और के लिए कह रहे 5 लाख वोट भी उस पार्टी को नहीं मिल पाए। तो रहा सवाल इस बात का कि अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं या किसी और पार्टी की देख रहे हैं, मुसलमान किसी तरफ नहीं देख रहा है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी शुरू से मुसलमानों के जो है बातों को उठाती रही, मुसलमानों के लिए लड़ती रही, और आगे भी मुसलमान के लिए ही, मुसलमान समाजवादी पार्टी के लिए ही बना रहेगा। आपको क्यों लगता है कि दलित समाज आपका अब आगे दलित साथ आएगा? अभी साहब, अब दलितों को भी लग रहा है कि अगर काश हम जो है समाजवादी पार्टी के साथ अगर थोड़ा अच्छी परसेंटेज के साथ जाते तो आज सत्ता में शायद जो है माननीय अखिलेश यादव जी होते और मुख्यमंत्री होते। 2 से लेकर 13,000 के बीच में 80 ऐसी सीटें हैं जो हम चुनाव हारे। 5 लाख वोट से हमें और रिक्वायर्ड था। 3 करोड़ में अगर 5 लाख वोट और मिले होते तो आज हम सत्ता में बैठे होते, ये बाहर होते। तो सवाल ये अब दलितों को खुद महसूस हो रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो साथ साथ कहते हैं समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर सत्ता लेंगे, तो इस बार का यही समीकरण होगा, दलित हमारे साथ आएगा। एक पॉलिटिकल थ्रेट है आपके सामने कांग्रेस के रूप में, चूंकि कांग्रेस नहीं, नेशनल पार्टी, आप लोग कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन बन नहीं पा रही। कांग्रेस क्या पॉलिटिकल थ्रेट है? आज तक जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई, इतना दिन हो गया, ना राष्ट्रीय लेवल पर ना प्रदेश लेवल पर, तो कहां से पॉलिटिकल थ्रेट है? ठीक है, इनके अपने थ्रेट, इनके अपने लोगों के लिए इनको खत्म मानते हो? हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं कांग्रेस है। अब रहा सवाल, ठीक है, कांग्रेस भी जो है बात करती है कि ठीक है हमें सत्ता परिवर्तन करना है और सेकुलर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अगर उस तरह की कोई फार्मूला लेके आते हैं तो उस पर देखा जाएगा, लेकिन जहां तक थ्रेट का सवाल है, हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं। ओके, मैं कुछ अम्बेडकरवादी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज का पक्ष रखेंगे वो। कुछ जी, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहली चीज़ तो ये कि मायावती अब भविष्य के में किस प्रकार की राजनीति, कौन से पॉलिटिकल विजन और थॉट प्रोसेस के साथ आगे आएंगी 2024 में, क्योंकि जो इस समाज की एस्पिरेशन है, उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन की पूर्ति करने में वो नाकाम रही 2022 में, और परिणाम आपके सामने रहे हैं कि महज एक विधायक जीता और वोट सिर्फ 12% रहे। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एक्टिविटी हैं वो ये बताती हैं कि बचे हुए 12% पर अटैक हो रहा है, जिसको बचाने में कोई बहुत दिलचस्पी मायावती की दिख नहीं रही। आप मुझे सुन पा रहे हैं कुछ जी? ओके, मैं वापस कोशिश करूंगा कि मैं आप तक पहुंचूं और अपनी बात रखूं। मेरे साथ सुफियान निजामी साहब मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं। सुफियान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इन दिनों बड़ी चर्चा है कि मुसलमान समाज में ये बात चल रही है कि अब उनको विकल्पों पे विचार करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली 2024 में इस कम्युनिटी के पास कुछ और विकल्प हैं पॉलिटिकली? देखिए ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि बड़े एक अहम मुद्दे पर, एक पॉजिटिव मुद्दे पर आपने डिबेट रखी है। वरना इस वक्त जिस मुद्दों पर डिबेट हो रही है, ये आप भी बहुत बखूबी देख रहे हैं। देखिए, ये विकल्प का इख्तियार और विकल्प को चुनना और उनका रिजेक्ट करना, ये सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है, अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है। ये बात जरूर है कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर हमेशा तामीर और तरक्की के नाम पर वोट देता है, मुल्क के अंदर संविधान और जमहूरी निज़ाम को कायम रखने के लिए वोट देता है, और वो इस बुनियाद पर वोट नहीं देखता है कि सामने वाला मुसलमान है या सामने वाला सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा है। अगर यही वजह होती तो आप देखते कि इससे पहले भी बहुत से हजरात ने, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या और लोग हों, जिन्होंने मुसलमानों की सिर्फ बात की, तो मुसलमानों ने बगैर किसी कम्युनलिज्म के लिबादे को ओढ़कर ऐसे लोगों को चुना है जिन्होंने सेकुलरिज्म की बात की, जिन्होंने जमहूरी निज़ाम की बात की, और जो जमहूरी निज़ाम को लेकर चलने की आगे बात करते हैं, हमेशा उन्हीं का इंतखाब किया है। अब ये कोशिशें जो आपने कही कि 2022 के इलेक्शन में हुई, 2022 के इलेक्शन में कोशिशें की गई, यकीनी तौर पर मेजॉरिटी मुसलमानों की समाजवादी पार्टी की तरफ गई, बड़ी तादाद में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और सरकार किस बुनियाद पर, जाहिर है लोकतंत्र है, सबको अपनी पार्टी चुनने का इख्तियार है, सरकार नहीं बनी, और जो लोग, जिन लोगों को ज्यादा वोट मिले वो सरकार में और सत्ता में आ गए। अब सवालिया निशान ये है कि 2024 में क्या होगा। तो 2024 में अभी वक्त है। 2024 में मुसलमानों का अपना एक जहन है, वो क्या तय करते हैं, क्या इसी जहनियत के साथ वोटिंग पे जाएंगे जो 2022 में रही है, या फिर विकल्प कुछ और होंगे? देखिए, मुसलमानों में जाहिर है कि अपना एक सियासी मेयार होता है।
2000 लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में फर्क होता है। एक नेशनल वाइज पार्टी होती है और एक रीजनल वाइज पार्टी होती है। तो ये वक्त में देखा जाता है कि कौन पार्टी, किस पार्टी के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो किसी बड़ी पार्टी को फेस कर सके, उसको चैलेंज कर सके। तो क्या वो सलाहियत आप कांग्रेस में या मायावती में पाते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त ब्रजेश भाई, इस वक्त जो सूरत हाल है कांग्रेस की, जिस तरीके के, खास तौर पे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का मुझे इल्म नहीं है। यूपी के अंदर जिस तरीके से आपने कांग्रेस को देखा है और लोकप्रियता लोगों में कांग्रेस की जो है वो ना के बराबर है। अब ये 2024 के इलेक्शन में कितना उसको बदल सकते हैं या कितना चुनावी मुद्दों को भुना सकते हैं या ला सकते हैं या आवामी मुद्दों को, क्योंकि एक बड़ी चीज ब्रजेश भाई और भी है कि सेंट्रल में काफी वक्त तक कांग्रेस ने भी हुकूमत की है। इनके रिजीम में भी मुसलमानों ने काफी हद तक स्ट्रगल किया है और मैं समझता हूं कि मुसलमानों की जो सूरत हाल है बड़े पैमाने पर, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े जिम्मेदार हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके आप देखें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, या जेलों में बंद करने वाले मुसलमानों की, शुक्रिया आपका सुफियान भाई। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी असीम वकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वकार साहब, मैं थोड़ा ये SM अशरफ की टिप्पणी को समझ नहीं पाया कि मैंने इनसे सवाल किया कि भाई नेक्स्ट अब मुस्लिम्स का मूव क्या होगा, वोट किधर जाएंगे, तो इन्होंने कुछ बात शुरू करने से पहले आपकी पार्टी को लेकर बड़ी अजीब टिप्पणी की कि आपको तो 0% वोट मिला, आपकी तो जमानतें जब्त हो गई। अब जब 2022 में आपकी इतनी बुरी तरह से दुर्गति हुई आपकी पार्टी की, अब 24 में आप अपने लिए यूपी में कोई संभावना देख रहे हैं या फिर यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा इस ट्रैक पर कम जाता हूँ, ज़ाती वाले पर, लेकिन अशरफ साहब बहुत बड़े मुसलमानों के लीडर हैं और मैं गुजारिश करूँगा अखिलेश यादव जी से कि इनको अगर सऊदी अरब का प्रभारी बना देंगे तो वहाँ भी समाजवादी की सरकार हो जाएगी। मुसलमान बहुत मानते हैं इनको साहब, मुसलमान लाइन लगा के मुर्गा बने पीछे इनके चल रहे हैं अशरफ साहब के। अभी फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है। नहीं, बीच में न बोलें, बहुत सुने तसल्ली से, बहुत ताकतवर माशाल्लाह से आप बोल रहे थे तो वकार साहब शांत, बहुत ताकतवर माशाल्लाह से। इनके क्या कहना साहब, और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे 4, 5, 8, 10 मशवरेकार थोक भाव में अखिलेश जी के पास और चले जाएं तो बिल्कुल कांग्रेस बना के छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। काफी खिसियाए हुए 24 में नहीं, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। नहीं, 10-12 बीच में न बोलो, 10-12 ऐसे ही ले लें, सुनो ज्यादा बेहतर है। देखिए, अच्छी बात है, अच्छे लोग होना चाहिए। आप बोलो प्लीज। अच्छे लोग होना चाहिए। सर, अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी, दुबे जी से पूछा था मायावती जी की दलितों को रिझाने का, कि आपने कहा था दलितों को रिझा रहे हैं, तो मायावती जी ही भारतीय जनता पार्टी से इंप्रेस हो गई, पूरा का पूरा वोट खुद ही ट्रांसफर कर रही है, तो क्या किया जा सकता है। देखिए, वोटर बहुत समझदार है सर, वो चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई जात का हो, उसको मालूम है कि उसका अच्छा और बुरा कहाँ है। उसको बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है। फैसला वो खुद करता है, खुद फैसला करता है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, सुन लिए सर, सुनिए सर। 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे साउथ में, आंध्र प्रदेश में। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में जब 2019 में चुनाव हुए तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे 2014 में, और साथ में चुनाव चल रहा था। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 173 सीट आंध्र प्रदेश में विधानसभा की लड़ी। सब पे जमानत जब्त हो गई, प्रधानमंत्री जी बेथा उन्होंने दौरे किए, सब पे जमानत जब्त हो गई प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद भी। और टोटल वोट जो मिले थे वो 0.86% मिले थे, यानी आप सोचिए सर जी, 0.86% नहीं, वोट। मैं नोट कर लिया। लेकिन हाँ, आप ये कितनी भी हिकमत कर लें, कितने भी राजनीतिक पैंतरे अपना लें, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जी, आपको चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। नहीं सर, जो छू रहे हैं आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? 0.4%। आप हमें कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश का मुसलमान हमें चिमटे से नहीं छू रहा है, और ये दीगर पार्टियां मुसलमानों को नहीं छू रही चिमटे से। जैसे आप देखिए क्या हालात चल रहे हैं, मुसलमानों के लिए ना बोलने पर तैयार है। आखिर में
भारत में उत्तर प्रदेश में ये चर्चा शुरू हो गई कि आजम खान साहब के पीए को यह कहना पड़ गया कि अखिलेश जी की वजह से जेल में है। अब अंदाजा लगा लीजिए आप, अब मुसलमान किसको छू रहा है और कौन मुसलमान को छू रहा है, ये भी तय कौन सी कीजिए। कमी है कि आपको मुसलमान छूना नहीं चाहता? क्योंकि मैंने सुफियान भाई को पूरा अवसर दिया, उन्होंने एक बार भी आपका जिक्र नहीं किया, मुझे अफसोस हुआ। देखिए वो शरीफ आदमी है, अच्छे इंसान है, मौलाना है। अब वो क्या बोले क्या नहीं बोले ये उनका अपना मामला है। नहीं, आप उन पर तंज ना कसें। नहीं, तंज नहीं कस रहा हूं, वो वाकई में शरीफ आदमी है और अच्छे इंसान है। लेकिन आपको यकीन दिला रहे हैं कि 2024 के चुनाव में आपको स्थिति पलटी भी मिलेगी। मुसलमान पूरी शिद्दत से और पूरे जज्बे से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आ रहा है। गलियों में और मोहल्लों में चर्चा शुरू हो गई है कि जब हार नहीं था तो इनको क्यों दिया। अच्छा, अपना घर बनाओ, अपना घर मजबूत करो और अपने लोगों के साथ खड़े हो जाओ। पर सुफियान भाई तो ये बात नहीं मान रहे हैं, ना अशरफ साहब मान रहे हैं ये बात। नहीं, देखिए अब 2024 के चुनाव के बाद फिर बात कीजिएगा। मतलब कहीं तो एक चिंगारी उठती है, दोनों बड़े जहीन लोग हैं, कहीं की आपका तो मतलब कैसे? नहीं, कैमरे पे कुछ और हैं सर, पीठ पीछे कुछ और हैं। किसके बारे में आप कह रहे ये हो? कैमरे के पीछे चिंगारी हैं ये। सुफियान साहब के लिए कह रहे हो? नहीं, सबके लिए कह रहा हूँ, सारे मुसलमान सब चिंगारी हैं, हमसे सब बात करते हैं। सब बात करते हैं सर, अब खुलवाइए ना, क्यों आप बेवजह में सब बात नहीं, खुलवा रहे खुलवा हैं? दीजिए, खुलवा दीजिए, खुलवा नहीं, आप सब मेरे दोस्त, मतलब मैं सोचता हूँ कि आज सुफियान निजामी आपके टारगेट में क्यों है? वो तो शरीफ आदमी है, गरीब व्यक्ति हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। नहीं, कोई स्कॉलर टारगेट पे आदमी नहीं है। अशरफ भाई भी टारगेट पे नहीं है मेरे। मैं क्यों टारगेट पे रखूंगा तो सर? वोट किसी नहीं को? मिला तो आप इनको क्यों भला बुरा कहोगे? नहीं, कहाँ कह रहा हूं मैं? एक बार भी कहा हो पूरी डिबेट में बताइए आप। अब आप जबरदस्ती आप उनको तलवार मैं- पकड़ा दे रहे कि आसिम बगार पे हमला कर दो। ना ना, कभी नहीं। आप दोस्त हैं मेरे, मैं ऐसे क्यों कचाऊंगा? करवा दीजिए साहब, करवा ना दीजिए। ना ना, प्रश्न ही नहीं। दो और खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उमा शंकर पांडे और कुश अम्बेडकरवादी। कुश से मेरा संपर्क हो गया दिल्ली, थोड़ी देर बाद चलते हैं, पहले अभी उमा शंकर पांडे के पास रुक कर लेते हैं। उमा शंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि दलित और मुसलमान, ये दो ऐसी कम्युनिटी है जो 40% हैं, और इस बार ये एक बड़ा पॉलिटिकल सीन बनने वाला है उत्तर प्रदेश के भीतर। आपने देखा होगा कि इनको पटाने, रिझाने, समझाने, जो भी है वो करने के लिए सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी लगा है। कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही, आपकी दिलचस्पी नहीं है चुनाव में? कांग्रेस पूरी ताकत से 2024 में पूरे देश में दिखाई देगी और सरकार बनाएगी। देखिए ब्रजेश जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है कि जब तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के चारों तरफ अपना घेरा बिठा दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून के दुरुपयोग से अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी सरकार की प्रताड़नाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो जाती है, ईडी और सीबीआई भेज दिए जाते हैं। ये सभी के साथ हो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी हो जो भाजपा में नहीं है, गैर भाजपाई ने मुझे कोई एक्शन प्लान पांडे जी नहीं दिख रहा है। हम लोग आज मुद्दे पे चर्चा करें। आज दलित और मुसलमान, सीबीआई ईडी रोज होता है। मैं मुद्दे पर ही बात कर तो रहा भाई हूं। आपका कुछ एक्शन प्लान दिख क्यों नहीं रहा? नहीं, हमारा एक्शन प्लान पूरा है, उसको देखने की जरूरत होती है। देखने के लिए देखना पड़ता है। खास किस्म का चश्मा तो नहीं आता है? नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं आता हो तो मतलब हम लोग डिबेट में देख लें भाई, थोड़ी देर के लिए लगा के। देखिए, सोनिया गांधी जी लगातार मंथन कर रही हैं, लगातार नेताओं से मिल रही हैं। अभी हमारी CWC की बैठक थी और अभी 3 दिन का चिंतन शिविर राजस्थान में है। आपने सुफियान निजामी को सुना, एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। मैं वो बता रहा हूं, रिजेक्ट कर दिया। वही मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी, मैं वही आ रहा हूं। स्कॉलर हैं, बड़े लोग हैं भाई, आलिम लोग हैं, इन्हीं की बात तो कम्युनिटी सुनती है। हाँ, इन्हीं लोगों ने आज मुस्लिमों को यहां तक पहुंचा दिया है। अब इनको तो भला बुरा मत कहो, इनकी क्या गलती है? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। मैं ब्रजेश जी, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। अभी सपा के साथी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष तक नहीं ढूंढ पा रही है। देखिए अशरफ साहब, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चयन करती है, अपने ही पिता को किनारे करके अध्यक्ष पद छीनती नहीं है।
उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो मंथन चल रहा है। सीताराम केसरी याद है? सुन लीजिए, भूल गए आप? वो उतने लोकतांत्रिक पुराने कांग्रेसी तरीके नहीं से होंगे थे। उन्होंने उतने पुराने आप नहीं थे। सुनिए, सीताराम अरे केसरी जूते मार के भगाए थे आपने अपने अध्यक्ष को। सीताराम केसरी ने अपने जूते पिता मार को के भगाए थे आपने। जबरदस्ती पदच्युत करके वो अध्यक्ष जूते नहीं मार के बने आपने थे, भगाए थे। वही ये वो बदनुमा दाग है बाकायदे आपके ऊपर। CWC अरे आपस में में उलझने का दाग है। दौर नहीं है। ये अशरफ परेशान साहब, मत ऊपर एक ऐसा होइए, अशरफ साहब, सच तसल्ली, बहुत तसल्ली। कड़वा होता है। अशरफ साहब, अशरफ तसल्ली। साहब, भाग गए इस बात के ऊपर, तसल्ली। तो आपके ऊपर ये बदनुमा दाग है उस जमाने का। सुन लीजिए, जब सच्चाई, जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, ये तो क्यों तो आपको चार बुरा लग रहा है? उंगलियां मैंने तो उठती सिर्फ हैं। सीताराम केसरी आपको ऐसा याद दिलाया। अशरफ जी, ऐसा सीताराम इतिहास में केसरी नहीं आपको हुआ याद दिलाया, है, खाली दूसरा नाम नहीं ऐसा बताया अभी। इतिहास में नहीं हुआ है कि जिस पिताजी ने और चाचा जी ने पार्टी खड़ी की उसको किनारे कर दिया। जिस आजम खान साहब ने पार्टी के बड़ी लिए याद आ रही है खून आजम खान पसीना की। बहा दिया, आजम खान की उससे- बड़ी याद आ रही है आज। उसके लिए लड़ने की हिम्मत अरे नहीं तो जुटा अभी लड़ पाए लेते, अखिलेश कभी यादव आपको जी। याद आया कैसी आजम बात खान? कर रहे आज हैं? आपको आजम खान याद आ तमाम रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, बेगम नूर अपने बानो का ही- उन्होंने काम अपने लगा ही। दिया तो तब याद इसका नहीं मतलब आपको? मैंने अशरफ सही मियां जगह थोड़ा से रुक जाओ लिया यार। है। अशरफ मियां मेरा- रुको जरा। मेरा- नवाब अरे खानदान अशरफ मेरा मियां नहीं, जो गलत आपको बात याद है। नहीं है। पहले राउंड में बात टोका है, टाकी नहीं। मैंने सही नस अशरफ भाई दबाई शांत है। हो जाओ, बिल्कुल प्लीज। सही आप नस नस दबाई दबा है। रहे हैं। शांत हो जाओ, आप मैं कह रहा हूं समझ गया शांत कि हो ये जाओ। नस शांत हो बिल्कुल जाओ। सही दबी है, सही नस दबी है। आपकी खुद ही इतने बहुत कमजोर साथ- नस और है। अभी अरे रुको, ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूं, अभी आप देखिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी खंडों में बढ़ जाएगी। वाह। विद्रोह की आग समाजवादी पार्टी में आप दिखाई एक दे सेकंड, रही है। एक सेकंड। उमाशंकर एक सवाल करना मुस्लिम चाहते हैं। विधायकों एक सवाल ले से लो, पूछ लीजिए। एक सवाल आपकी ले बचेगी लो। नहीं। जी, आप यूपी में सपा को खंड खंड करना चाहते हो खुद ही खंडित या हो गए। बीजेपी से लड़ना चाहते हो? नहीं, हम तो लड़ रहे हैं। और सुनिए ब्रजेश जी, आपकी ख्वाहिशें क्या पूरा- है नहीं, कि नहीं। ये खंड खंड हो जाएं? ये लड़के देख लिए ना, बसपा लड़के देख ली, शर्म नहीं समाजवादी आ रही। पार्टी लड़के देख ली। 2.6%। अब अगर शर्म नहीं उत्तर आ रही। प्रदेश में 2.6% और उत्तर प्रदेश 24 में शर्म अगर की बात कौन सी बीजेपी को भाई? हराना है तो चुनाव लड़े सबको नहीं वोट मिले? कांग्रेस के साथ शर्म आना वाली कौन सी पड़ेगा। बात है? जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं, Thank you। जो बीजेपी की दुश्वारियों से लड़ना चाहते हैं, Thank जो you। संविधान को बचाना कुछ चाहते अम्बेडकरवादी हैं, को स्क्रीन पे उन लाया जाए। सबको Thank you। कांग्रेस पार्टी पांडे के जी, साथ शुक्रिया। आना पड़ेगा। पांडे जी, ये वो धन्यवाद। लोग नहीं जो पर्दे के पीछे भाजपा के साथ खड़े होकर उनको आशीर्वाद दिया करते हैं, वो नहीं चलेगा। आज पांडे जी ये की लड़ाई बात लाइन करो। खींचकर हो रही Thank है। you, thank you। और समाजवादी कांग्रेस में पार्टी में लेकर ये उतारिए, क्षमता क्या नहीं कर रहे है, हो? ये कुबत नहीं है कि वो पहले भाजपा से कांग्रेस लड़ में पाए। आप पहनते वो हो क्या? आशीर्वाद देने लगते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोग धन्यवाद। वोट करते हैं। उनके दोनों शांत होइए। पुनर्संस्कार देखिए ना, बनाने प्रमोद के तिवारी लिए को आज तक अध्यक्ष आशीर्वाद बनने देने को तैयार लगते हैं। हुए। वो देखो, क्या- शांत हो वो जाओ, क्या वरना लड़ेंगे माइक बंद भाजपा करना के पड़ेगा। साथ? वो क्या लड़ेंगे आप शांत हो भाजपा के जाइए। साथ? कैसी बात कर रहे हो? मायावती जी ओके। लड़ेंगी, ओके, अखिलेश इनकी आवाज यादव जी बंद करने के लड़ेंगे। लिए थैंक यू। आवाज नहीं जा रही, अब शांत हो जाओ। ओके, कुछ अम्बेडकरवादी के पास चलते हैं, दिल्ली स्टूडियो से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कुछ जी, मैं डिबेट के पहले भी आपको अभी जोड़ने की कोशिश की थी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मेरे पास आवाज आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब मायावती जी के पास सिर्फ 12% वोट शेयर बचा है और अभी उनके अंदर वो बेचैनी मुझे नहीं दिख रही है कि वो वापस अपनी सत्ता, अपना वोट बैंक या अपने लोगों का वोट पाने का कोई प्रयास करती दिखें। कोई पॉलिटिकल विजन, कोई थॉट प्रोसेस क्यों नहीं है बसपा के भीतर? और ये क्या बचा हुआ 12% भी अब कोई और ले जाएगा? जी, जवाब दूं मैं इसका? जी, एक तो अभी जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल उलझे हुए थे, एक्चुअल में स्थितियां इन्हीं की वजह से खराब हुई हैं। और यहाँ दिल्ली में आप किसी भी राजनीति विश्लेषक से बात कर लीजिए, सबका एक ही कहना रहता है कि जब तक कांग्रेस विपक्ष में बैठी है तब तक आप भाजपा को नहीं हरा सकते। कांग्रेस की हालत इस तरीके की खराब है। यही अज्ञानता और है दूसरी आपकी। बात, पांडे जी जो शांत, यही ये गलत अज्ञानता बात। है। पांडे नहीं, जी, अज्ञानी लोग ऐसे ही पांडे जी होते हैं। गलत बात, पांडे जी नहीं, गलत नहीं, बात। इनको पहले अपनी इनको बात सुधार रख लेने दीजिए। दीजिए, फिर ब्रजेश आप जी इनको पहले जैसा जवाब इनको दें। सुधारिए। मैं बहस पूरा सपा समय और दूंगा। कांग्रेस की हो रही थी, इनको भाजपा कांग्रेस सुनाई शांत दे हो रही। जाओ। ये अपनी बात तो अज्ञानता रखने दोगे जो ना। है, मैं यही किसी का गला थोड़ी पकड़ूंगा। अज्ञानता एक नंबर पांडे जी की आवाज जातिवादी बंद कर व्यक्ति है दीजिए, ये। सिर्फ कुछ बोलेंगे। पांडे जी, आपकी आवाज बंद है, अब अभी नहीं जा रही। पहला राउंड ठीक से निपटा लेने दो, दूसरे राउंड में निपटना अपना। कुछ जी बोलिए आप, गो अहेड। हाँ, ये कोई भी स्वतंत्रवादी सुनना ही नहीं चाहते, इनके पार्टी के नेताओं की भी नहीं सुनना चाहते, दूसरों की तो ये क्या सुनेंगे, हैं? हाँ, बाकी आपने जो अभी बात की, जो शुरुआती बात थी जो आपकी, कि दलितों के घर जाया जा रहा है, उनके तरीके का जीवन जीने की कोशिश की जा रही है, नहाते हुओं की भी फोटो खींची जा रही है कि किस तरीके से एक ब्रांडिंग हो रही है ब्रजेश भाई, है।
तो मुझे लगता है कि जब इतनी ब्रांडिंग दलितों के घर जाने से भाजपा के नेताओं की हो रही है, तो जिस दलित के घर ये जाकर आ रहे हैं उसको कुछ पैसे तो दे के आने चाहिए। फ्री में इनकी पब्लिसिटी हो रही है। अभी एक भाजपा के नेता एक दलित के घर में गए थे, उन लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि कुछ देकर भी गए कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं जी, फ्री में आए थे, फ्री में अपनी फोटो खींच के चले गए यहाँ पर। और यदि आपको दलितों का ही दर्द देखना है तो आनंद दुबे जी बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, मैं कहूंगा आप अपने नेताओं को लेकर आइए ना, नड्डा जी को लाइए, योगी जी को लाइए, एक बार गटर में उतारिए ना। जब नाक तक वो गंदा पानी आएगा तो अपना आप दलितों का दर्द समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे वहां पर जाकर फोटो खिंचाकर अब ढोंग मत करिए, दलितों का अपमान मत कीजिए। और यदि कल को दलित आपको घर में बुलाने की एक फीस रख दें तो वो फीस दे के आइए, क्योंकि मार्केटिंग में आपको फायदा मिल रहा है उस चीज का। और यदि सही मायने में आप सोचते हो कि दलितों का फायदा हो तो दलितों के घर मत जाइए, उनको अपने घर बुलाइए। करेक्ट। बाबा साहब अम्बेडकर कोट पैंट डालते मैं कहता हूं कि ये मंत्री लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग अपने महलों में दलितों को बुलाएं, एक एक हफ्ते रुकवाएं, पूरा परिवार रुकवाएं, उनको अपने घरों का खाना खिलाएं, अपने किचन का खाना खिलाएं, अपना बाथरूम इस्तेमाल करने को दें, अपने कमरे शेयर करें। आपको यदि किसी दलित पे कपड़े नहीं है तो आपको उनके साथ जाकर नंगा होने की जरूरत नहीं है। आपका फर्ज बनता है कि उन पे कपड़े क्यों नहीं है, उनको कपड़े मुहैया करवाए जाए। बाबा साहब अम्बेडकर कोट पहनते थे, गांधी जी ने कहा कि आपका जो समाज है उस पे तो कपड़े भी नहीं है, आप कोट डालते हो। तो बाबा साहब ने कहा था मैं कोट पैंट इसलिए डालता हूं ताकि मेरे समाज के लोगों को मैं कोट पैंट दे सकूं। तो इस मानसिकता से जो दुबे जी हैं या भाजपा के नेताओं अच्छा, को लौट कर बचना आते हैं कि मायावती कम की से कम दिलचस्पी दलित वोट के राजनीति लिए में ढोंग कम ना क्यों करें। होती जा रही है? आप लोग कुछ हाँ। इसका असेसमेंट कर पाए? हाँ, जिस तरीके से अभी जो बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था यूपी चुनाव में, वो पूरी तरीके से कैडराइज्ड वोट मिला था। इसके अलावा मुस्लिम वोट या दूसरा वोट जो पिछले चुनाव में मिला था 2017 में, वो बिल्कुल नहीं मिला है। और जो नॉन जाटव जो दलित है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ गया था। और इस वक्त बसपा के पास सिर्फ कैडर वोट बचा है। और अभी भी जिस तरीके की हमें उम्मीद थी कि कुछ चीजें ठीक होंगी, बसपा की तरफ से सक्रियता नजर आएगी, वो चीजें अभी नहीं दिख रही हैं, जिसका खामियाजा आगे भुगतने को मिलेगा यदि सक्रियता नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट हाँ, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि दलित नाराज, दलित जी एक मिनट में बजे ओके, कंप्लीट करिए। हाँ, यदि ये कहें कि दलित नाराज होकर जो कैडर वोट है वो भाजपा पे चला जाएगा या सपा पे चला जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत फहमी है। कैडर वोट उसी पे जाएगा जिसको वो अपना एलाई मानेगा। MIM है, ओवैसी साहब है, दलितों के मुद्दे पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। हैदराबाद की घटना पे जितने साफ शब्दों में उन्होंने निंदा की, इतना तो किसी ने भी नहीं की। तो दलित अपना एलाई खुद ढूंढेगा, जो उसको लगेगा, जो कैडराइज्ड दलित है, जो उसको लगेगा कि हमारे मुद्दों पे अच्छे से बात कर रहा है, उसके साथ जाएगा। ये आ गए, देखिए खुल गए। आपको बड़ी जलन हो गई। ओके, बीरेन सिंह जी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। ये क्या चल रहा है इस कम्युनिटी के भीतर, दलितों में और मुसलमानों के भीतर पॉलिटिकली? अब ये किसके साथ अलाइन होते ज़्यादा नज़दीक दिख रहे हैं, या उन लोगों की तरफ जहां जिनके घर फुल पैंट में सो के हाफ पैंट में उठ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिनको कभी छुआछूत के आधार पर, जाति के आधार पर तमाम प्रतिबंध और बंधन झेलना पड़ा, आज उनका चरण धोकर लोग पीने को तैयार हैं। ये नेता दलितों के घर पर खाना खाते हैं, वहीं सोना, वहीं उठना, वहीं नहाना धोना चल रहा है। एक नया तरह की सियासत है। और इस सियासत में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा रोल संविधान का है, जिसने इस भेदभाव की जो स्थिति थी समाज में उसको ख़त्म कर दिया। वोट की ऐसी ताकत बन गई कि नेता जनता के चरणों में झुक गए। संविधान ने और वोट ने गरीबों और अल्पसंख्यकों का सम्मान बढ़ाया, उनकी ताकत बढ़ाई। लेकिन जो खास बात यह है कि इस समय जो देश में सियासत है उसमें विपक्ष कमज़ोर है। ये आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा ये कहती थी कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, लेकिन उसकी पार्टी में मुस्लिम विंग है और वो सरकार में भी मुस्लिम मंत्री बनाती है, तो वो चारा तो डाल रही है कि कुछ मुसलमान आए। मायावती को आधा तोड़ दिया है भाजपा ने,
आधा बची हुई है वो दलित वोट हासिल करने के लिए खाना खाओ, मकान दो, राशन व्यवस्था करो, सम्मान निधि दो, सब चीज़ें चल रही हैं, वो भी देर सवेर आ जाएगा। बस एक ही कमी रह गई जो आपने कहा कि रोज़ रोज़ दलितों के घर में जाते हैं सोने, खाना खाते हैं, कभी उनको अपने घर में भी बुलाओ खाने पे, अपने घर में भी सुला लें मंत्री, तो थोड़ा और मज़ा आ जाए, भाईचारा और सामाजिक जो दूरी है वो कम हो जाए, भाईचारा बढ़ जाए। हम उस देश में हैं जहां 60% के लोग लगभग गरीब हैं, सामान्य हैं, जिनके पास भरपूर भोजन और साधन नहीं है। इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो रात में बिना खाए सोते हैं, भूखा सोते हैं। हम आज के दौर में तब भी देखते हैं कि तमाम लोग जूठा खाकर सोने के तैयार हैं, उनको भोजन नहीं मिलता, लोगों की जूठन खाते हैं। शादी ब्याह में तमाम जगह आपने देखा होगा। और खाने का एक लालच ये भी है कि लोग रैलियों में खाने के लिए गाड़ियों में भरकर आ जाते हैं, कई कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। खाना एक ऐसी चीज़ है, बीजेपी ने उसको हथियार बनाया। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के सामने अगर कोई टक्कर दे रहा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले चुनाव हार गए, सोनिया गांधी अकेले बची हैं, बाकी ये चुटुर पुटुर नेता हैं। ये क्या, अगर जब बीजेपी ने कहा 70+ अब की बार, तो ब्रजेश जी ये मानिए कि वो उसके ऊपर है, वो ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें कौन कौन बचेगा? ये सब आंधी तूफान की तरह उड़ जाएंगे। जब यूपी के चुनाव में योगी को नहीं हरा पाए तो मोदी का चुनाव तो बहुत बड़ा है, उस पर तो जनता इनसे कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो बुलडोजर चल रहा है, ज्ञानवापी चल रहा है, कुतुब मीनार चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल ही रहा है, ये सब फायदा तो बीजेपी को ही जाएगा ना, और कौन लेगा इसका। लेकिन आप देखिए कि जब आप दिन भर काम करके जाते हैं तो शाम को सबको भोजन चाहिए, रोटी चाहिए। लोग दिन भर रोटी के लिए कुछ लोग दौड़ते हैं और कुछ लोग रोटी पचाने के लिए दौड़ते हैं। इस समाज की असमानता और विचित्रता हमेशा रही है और ये रहेगी। रामराज की जो आइडियोलॉजी है उसमें भी तमाम सारे कमियां रही हैं। अब ये कलयुग है, जहां तावा गर्म होगा वहां नेता अपनी रोटी सेकेगा। उसको खाली अपने सरकार और कुर्सी बनाने से मतलब है। जनता चाहे जंजाल में फंसी रहे, चाहे बवाल में। हमारे देश के नेता खुद को जब भी मौका आया भगवान साबित करने पे तुले रहे, ऐसा प्रेजेंट करते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि साथ भोजन महज एक सांकेतिक भाव बनकर रह गया है और इसमें वास्तविक परिस्थिति से इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होता। शहरीकरण और वैश्वीकरण के दौर में साथ भोजन करना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। बात तो सही है जी। लेकिन अभी जब ये लोग लड़ रहे थे, सैयद मकसूद अशरफ और हमारे वकार साहब, तो ब्रजेश जी मुझे एक बात थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने समाजवादी रहे हैं और कहा जाता है कि पहली मोहब्बत जो होती है ब्रजेश जी वो पुराने मुकदमे की तरह होती है, मतलब ना खत्म होती है और ना बाइज्जत बरी होने देती है। तो ये हाल वैसे है कि जब जब सपा की बात आएगी ये लोग टकराएंगे, लड़ेंगे, तो टीस उठती है मन में। हाँ भाई, ना खत्म होगी ना बाइज्जत बरी होंगे जी। ये वो पहली मोहब्बत है ना, तो ये चलता रहेगा मामला। जी बीरेन जी। बहरहाल जब महंगाई बढ़ती है उसका असर सब पर जाता है, गरीब पर, अमीर पर। हम किसी को मुफ्त देकर, किसी को कुछ चीज़ें उपलब्ध कराकर क्या श्रीलंका की स्थिति हम नहीं देख रहे हैं? हमें अपने देश में वास्तविक रोजगार पैदा करना है, वास्तविक तरीके से लोगों को मजबूत बनाना है। बहरहाल हिंदू और मुसलमान जब तक चलेगा तब तक बीजेपी का अपना निष्कंटक राज चल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन करें
तो शायद बीजेपी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में कर सकती हैं। मायावती करेंगी नहीं, क्योंकि उनका मामला दूसरा है। और बचता कौन है? आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में कुछ मजबूत हो 2-3 साल में, तो शायद वो कुछ चमत्कार करे। ये भेदभाव की सियासत नफरत की स्थिति तक आ गई है। लेकिन जी, हमको आपको ये मानना होगा कि जितने भी धर्म, जितने भी पैगंबर, दीन, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, ये सब जितने भी तरीके हैं, सब एक के पास जाने का रास्ता है। सब एक पेड़ की विभिन्न शाखाएं हैं। हम इस देश में हमेशा से रहते रहे हैं। ये आज भेदभाव बढ़ा है, कल कम भी होगा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहे, मनसा तो उसी की राह से है। तुम इश्क कहो वो प्रेम कहे, मतलब तो उसी की चाह से है। वह जोगी है, तुम सालिक हो, मकसूद दिले आगाह से है। और क्यों लड़ता है मूरख बंदे, या तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, पत्ता पत्ता उसकी डाली है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बेहतरीन शेर सुनाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न डाला इस आज की डिबेट को लेकर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का रुख किस तरफ होगा। तो इन्फाज लिखते हैं कि अगर दलित और मुस्लिम समुदाय के नेता एक हो जाएं तो 2024 में कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है। सम्राट अशोक लिखते हैं जो सत्य पर चलेगा उसी को 2024 में वोट मिलेगा, असत्य का साथ देने वालों को जनता वोट नहीं देगी। मैं सीधे रुख करता हूं आनंद दुबे का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आप बार बार हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। मैं कुश जी को सुन रहा था, कुश अम्बेडकरवादी जी, नाम इन्होंने अम्बेडकरवादी लगाया है, बड़ी अच्छी बात है। ये कह रहे थे कि क्या किया है, सिर्फ घर जाने से कुछ नहीं होता है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 2014 से जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद से जितना कार्य दलित भाई बहनों के लिए हुआ है, किसी भी सरकार ने नहीं किया। बैंकों में अकाउंट खोलने से लेकर, उनको आवास देने से लेकर, उनको शौचालय देने से लेकर, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के तमाम उपायों को लेकर, तमाम तरह की चीजें जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, वो दलित भाई बहनों के उत्थान के लिए की। शायद मुझे लगता है कुछ अम्बेडकरवादी जी को ये चीजें पता नहीं है, या पता है तो उस पर नजर नहीं डालना चाहते। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी ने कहा कि अम्बेडकरवादी एक साथ आ जाए। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यही आजम खान साहब थे। दलितों के घर कुछ जी आप रुक जाओ, मैं आऊंगा, आप अपना जवाब सुन लीजिए भाई। उनके घर जाएंगे, उनके घर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि आप नहीं गए, क्योंकि आपकी नेता मायावती जी अपने आलीशान बंगले में रही। आप जैसे लोग टेलीविजन पर बैठकर प्रवचन देते रहे। आप कौन से दलित भाई बहन के घर गए? आप आराम से दिल्ली में अपने आलीशान फ्लैट में रहिए और अम्बेडकरवादी का टाइटल लगाकर रुपए कमाइए। दर्द क्या है? यहाँ टेलीविजन पर बैठकर प्रवचन दीजिए। या फिर आप कितने दिन गए? लेकर जाके आप कितने दिन गए? मुझे बताइए। खैर छोड़िए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। दूसरी चीज भाई, बहन जी को दलितों इन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के ड्रामा कर रहे हो वहां जाकर कि अम्बेडकरवादी अरे सुन लीजिए भाई, कोई शौक नहीं आपको अपने घर बुला के खाना खिलाने का। आपको तो मिर्ची लग गई, सुन लीजिए। यदि आपने काम किया है तो आप विश्वास कीजिए आपके काम पे, आप जैसे तमाम दलित, आप जैसे तमाम दलित चिंतकों को मैं भली भांति जानता हूं, मैं भली भांति जानता हूं। आप सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पे बैठ के, फेसबुक और ट्विटर पे बैठ के, टेलीविजन चैनल पर बैठकर ज्ञान बखारिए। आप लोगों ने अगर दलित उत्थान के लिए कोई भी काम किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। सिर्फ बैठकर टेलीविजन और ट्विटर पर दलित खेलिए। यदि दलितों का घर आपको जाना पड़ रहा है तो वह बसपा की वजह से ही जाना पड़ रहा है। आज यदि किंग मेकर दलितों को मानना जाता है, एक महत्वपूर्ण जगह पर दलितों का मानना जाता तो बसपा की वजह से नहीं। अरे अगर बसपा ने ढंग से काम किया होता, मनुवादी लोग, आप तो ये भी नहीं चाहते कि कोई दलित घर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अच्छे कपड़े पहन ले, आपको तो वो भी नहीं काम किया होता तो हमें घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजस्थान में आज भी मूंछ रखने पर दलितों का मारा जाता है ना, तो कांग्रेस भाजपा की सरकार रही है। आप उसमें उंगली नहीं उठा रहे होते।
आज जो है उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रहती। Thank you. आज उत्तर प्रदेश में Thank you. Thank you. लोग एक रहम आप दोनों ने अपने पक्ष रखा, शुक्रिया। हाँ, मुझे लगता है कि इस तरह आपस में पर्सनलाइज करने का कोई विषय नहीं। समझिए सत्ता में रहने की। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे में अशरफ को स्क्रीन पे लाया जाए। अशरफ साहब, ये तो असीम वकार आपको सऊदी अरब जाने को कह रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। शायद मैं कह रहे हैं कि आप सऊदी, अभी तक तो मैं सुनता था पाकिस्तान भेजा जा रहा था। नहीं, अब एक नया देश खोजना है। मुझे लगा शायद मैंने पार्टी पिन की बात की थी व्यक्तिगत आगे, तो इसलिए जवाब देना मजबूरी हो गई। काफी इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी मैंने तो पार्टी पे बात की थी, लेकिन ये जातियात पे आ गए और ये तंज में हर बात करते हैं। आप जैसे एंकर जो उसको सुन के नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कम से कम मेरे जैसा आदमी नजरअंदाज नहीं करेगा। इनके तंज का जवाब मैं तंज से ही देता हूं। ये कह रहे थे मुझ जैसे लोग अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी और समाजवादी पार्टी हो जाएगी। ये खुद उसका हिस्सा रहे हैं और ऐसे मझधार में वहां से आ गए। आज भी इनको अफसोस हो रहा है, अब इनको सेफ पैसेज नहीं मिल रहा है इस बात का कि क्या करें। रहा सवाल इस बात का, पूरे प्रदेश में एक सीट छोड़ दी जो आज भी इनका जो है एमआईएम का प्रत्याशी नहीं रह गया और चले गए बसपा के अंदर गुड्डू जमाली साहब। एक सीट छोड़ के 100 सीटों में 99 पे जमानत जब्त हुई। हाँ, यह काम इन्होंने बड़ा जरूर किया कि फिरोजाबाद इन्होंने हराया, नुकुल इन्होंने हराया, जौनपुर इन्होंने हराया और जो है आपके जो है क्या नाम है कुर्सी इन्होंने हराया। इस तरह की सीटें इन्होंने हरवाने में बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया, जो 2 से 4 हजार वोट लेके गए। पर इनको व्यक्तिगत कमेंट तो आप पर नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और अच्छा हुआ इन्होंने किया। बड़ा मतलब मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ। कम से कम जवाब भी इनको व्यक्तिगत थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। दीजिए ना, कौन रोक रहा है? नहीं दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि इज्जत करता हूं, इनको रिस्पेक्ट करता हूं, भाई हैं बड़े, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन इतना इशारा इनको देना जरूरी है। डर गए भी कम से कम नहीं, बिल्कुल नहीं डरा, बिल्कुल नहीं डरा। सिर्फ इस बात के लिए कि इनको जरूरत नहीं थी कि मेरे ऊपर आके कमेंट करे। पार्टी के मैंने बात की, आप पार्टी में बात करिए। और रहा सवाल कांग्रेस, उस पर कुछ बचा नहीं है, वो तो इररिलेवेंट होती जा रही है, उस पर मुझे ज्यादा बात ही नहीं करना। अब दुबे जी ने एक बात कही है, दुबे जी ये कह रहे हैं दलितों के साथ बहुत किया। 50,000 दलितों को उत्पीड़न का केस 2020 तक आया है, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी टॉप पे है। 12,000 कुछ के दलित उत्पीड़न के खाली इस उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। तो कहने का मतलब है 25% ज्यादा दलित उत्पीड़न इस प्रदेश के अंदर है। कितना बजा के खाना खाए। एक बात अंबेडकरवादी नेता दिखाई दी, चुप गई आपको। एक बात बोल दी, चुप गई। क्यों नहीं बुलाते अपने घरों में? जाते हो फुल पैंट में, मुजफ्फरनगर की कोई घटना बता रहे थे। जाते हो फुल पैंट में, उठते हो हाफ पैंट के अंदर। अशरफ भाई, ये समझ में राजनीति नहीं है। अशरफ भाई, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्यों नहीं बुलाते अपने वहां? क्यों नहीं दलितों को बुलाते? क्यों नहीं अपने किचन में खाना खिलाते? कौन सा ढोंग रच रहे हो आप? डॉक्टर अम्बेडकर नहीं कहते थे, बिल्कुल समाजवादी अम्बेडकरवादी मिलके इस प्रदेश और देश के चुनाव में थैंक यू। अरे अब आपके जो ये दिखलावा है, दिखलावा कोई मायने नहीं रखता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कहा हमारे अम्बेडकरवादी ने। सुफियान निजामी साहब को लाया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड, अरे तसल्ली 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 तसल्ली। नो, सिर्फ सुफियान निजामी बोलेंगे। सुफियान निजामी साहब, कुछ व्यक्तिगत छींटाकशी भी आपको लेकर की गई, अगर आप उसका कोई जवाब देना चाहें तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। दूसरा मैं आपसे दोनों लोग की आवाज बंद की जाए, सिर्फ सुफियान निजामी बोलेंगे। सुफियान निजामी साहब, डिबेट में आपको लेकर कुछ व्यक्तिगत छींटाकशी भी की गई, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले उसका जवाब दे दें। देखिए ब्रजेश भाई, बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस जैसी एक बड़ी पार्टी में एक ऐसा प्रवक्ता का इंतखाब किया गया है जिसको यही इल्म नहीं है कि इस मुल्क की तरक्की के लिए और मुसलमानों की तरक्की के लिए उलमाए कराम ने क्या कुर्बानियां दी। अभी जी, बड़े अफसोस की बात है कि इस तरीके के लोग, इतनी बड़ी पार्टी के लोग जब मुसलमानों के रहनुमाओं पर, उलमा पर, आलिम दीन पर इस तरीके की बयानबाजी करें। इनको पता है कि हाशिमपुरा किसने कराया, आलिम दीन मौलाना ने कराया। भागलपुर किसने कराया, मेरठ किसने कराया, मलियाना किसने कराया, आजमगढ़ को जी है जो आ सकती हैं, लेकिन इस तरीके की भाषा और इस तरीके की उलमाओं पर तनकीद करना, उलमाए किराम पर तनकीद करना, ये मुझे लगता अफसोस वाली बात है। घटिया मानसिकता का ये जो पार्टी का जो स्तर आया है ब्रजेश भाई, ये इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आया है जो अपनी कमियां नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहां मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। राजस्थान में करौली में इसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वहां मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। इनको अगर आईना कोई दिखाए तो ये उस कम्युनिटी के लीडर्स, उनके रहनुमा, उनके उलमा, उनके आलिम दीन पर उंगली उठाएंगे।
अपनी चीजों को नहीं देखेंगे कि जेलों में जो मुसलमान बंद किए गए वो कांग्रेस की सरकारों में क्यों बंद किए गए। आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना डाला, न जाने कितने नौजवानों को बंद कर दिया। ये इन्हीं जैसे लोगों की, जो कांग्रेस में है तो जरूर, पर लेकिन एंटी मुस्लिम है, बड़ी एंटी हल्की उलमा टिप्पणी है तो असीम और वकार ने भी मुसलमानों आप पर के की थी। खिलाफ जहन रखते हैं। असीम मुसलमानों के वकार ने खिलाफ भी जहन आप पर रखते हैं। कुछ हल्की टिप्पणी की थी। नहीं, आसिम भाई ने कोई टिप्पणी नहीं की, वो आपने उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की है। ना मुझे उन पर कुछ बोलना है, बड़े भाई हैं, हमारा आपस का मामला है, सलाम दुआ होती है, इसलिए हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। पार्टी लेवल से आप जो सवाल करेंगे वो उनसे करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं असीम वकार को आमंत्रित करता करेंगे। हूँ। असीम वकार जी, जमानतें जब्त कराने का MIM का रिकॉर्ड है। आप हर बार मेरे साथ डिबेट में, हर चुनाव के पहले ये दावा करते हैं कि इस बार तो एकदम ठीक कर दूंगा और इस बार पूरा किला फतह कर लूंगा, पर जब वापसी में जा रहे होते हैं तो जो आपके पास था वो भी गंवा के चले जाते हैं। देखिए, जमानतें जब्त हुई, इससे कोई दो राय नहीं। मतलब कोई रणनीतिक परिवर्तन करेंगे? नहीं सर, मैंने आपको कहा ना, जमानतें जब्त हुई, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। वो एक ऐसा सच्चाई है जो आईने की तरह साफ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं कि कैसे हुई, क्यों हुई, वो सब जानते हैं। वो हमारा अंदरूनी मामला, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। जिसकी गलतियां थी उन पे सख्ती की जाएगी। लेकिन अभी मैं एक बात सुन रहा था, आनंद दुबे जी बहुत नाराज हो गए और कुछ अम्बेडकरवादी जी ने जो बात कही उससे आनंद जी बहुत नाराज। आपके पास ब्रजेश भाई एक वीडियो है, मुजफ्फरनगर का वीडियो है, लेटेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल नई ताज़ा खबर। कब की है? वहां प्रधान जी कह रहे हैं, अच्छा वो वाला जी वायरल है आज। हाँ। प्रधान जी डुग्गी पिटवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। आनंद भाई सुनिएगा, ये आपके लिए है स्पेशली। आप लोग जा रहे हैं दलित के दरवाजे, वहां खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं। मैं बहुत ध्यान से आपको सुनता हूं। सुनिए सर, आपके मंत्री और आपके लोग जा रहे हैं दलितों के घर, वहां खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में, इसी उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया जनाब योगी जी हैं, उस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्रधान है, राजवीर नाम है शायद, हाँ राजवीर त्यागी, वो डुग्गी पिटवा रहा है कि जो इनके दरवाजे जाएगा उसको 50 जूते और 5,000 जुर्माना। कुछ इस पर तरह रोशनी डाल दीजिए। क्या बुलडोजर? गिरफ्तारी हो गई है? नहीं, बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? बुलडोजर चलेगा सर? मतलब आप लोगों ने कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया आपने। आज की डेट में 2022 में, सुनिए सर, ऐसे लोगों को सरकार सख्त से सख्त सजा देगी। और बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा ये बताइए? बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा? मतलब दलितों के घर जाने पर डुग्गी पिटवा रहे हैं। भी वैधानिक कार्रवाई होगी, सब होगी। क्या होगी, कब होगी? आपको यही नहीं पता कि गिरफ्तारी किस धारा में हुई है? अरे भाई अभी तो हो गई गिरफ्तारी, हो गई, अब क्या चाह रहे हैं आप? धारा क्या लगी है बताइए जरा मुझे। बता तो रहा हूं, अभी आप देख, अरे कल तक आप देखिए और क्या क्या होता है। बुलडोजर चलेगा कल तक? ये कोई हैदराबाद नहीं है भाई। नहीं, कल तक बुलडोजर चलेगा सर? कल तक चलेगा बुलडोजर? अरे सर, जो होगा आपसे पूछ के थोड़े ना होगा। अरे जरा दलितों से वादा कर लीजिए एक बार। थोड़े ना काम होगा भाई। ऐसा ना हो कि 5,000 दे के आ जाए। आपसे पूछ के तो काम करूंगा नहीं भाई। सरकार आप तो चला नहीं रहे। सरकार को जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो होगी। हम लोग चला रहे होते, तकलीफ हो रही है कि कुछ गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। हम लोग चला रहे होते, सरकार बुलडोजर चल रहा है जी का घर, उसमें आपको तकलीफ हो रही है। मैं समझ रहा हूं, हम लोग चला रहे होते, सरकार तो अब तक बुलडोजर से आपकी ऐसे प्रधान के घर पर आप निश्चिंत रहिए। बुलडोजर अपनी पूरी रफ्तार में चलेगा, चाहे तकलीफ किसी को कितनी भी हो। दलितों के बारे में आपकी सोच है सर, ये तकलीफ किसी को कितनी हो, बुलडोजर चलता रहेगा। अच्छा खाली ये बताइए गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई है? नहीं, बिल्कुल चलता रहेगा भाई। गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई है प्रवक्ता जी? ऑल राइट, ठीक है, मैं समझ गया। आप चिंता न करिए, बुलडोजर चलता रहेगा। और कोई बात है बकर साहब? नहीं, वो कुछ साहब को लाइए जरा, कुछ साहब को लाया जाए स्क्रीन पे, वो पूछ लें इनसे जरा। अब कुछ साहब मैं चाहता हूं कि एक बार आप पूछिए इनसे, पूछिए भाई। एक तरफ तो वहां जा रहे हैं रात, मैं एक बात पूछता हूं, भाजपा कि देश के अंदर दूसरे नंबर पर दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश है।
आप ये बताइए किन जगह दलित उत्पीड़न के अपराधियों पर आपने बुलडोजर चलाया हो? Yes. कल Yes. जौनपुर में एक अम्बेडकराइट लड़के को उठा के मार दिया, पीट पीट के। जीतलाल Yes. गौतम है उसका नाम। यस, पूछिए जरा, पूछिए। उसकी बॉडी लेके उसके जो परिवार वाले वो धरना दे रहे थे, उनसे जबरन बॉडी लेकर उसका अंतिम संस्कार भी करा दी गया। अब अरे तक मुझे अपराधी नहीं हटाइए, पकड़े हैं। दुबे जी को लाइए, आनंद दुबे जी को लाइए। हाँ दुबे जी को लाओ स्क्रीन पे। हाँ पूछो भाई। दुबे जी आप ये बताइए मुझे, जीतलाल गौतम को कल जौनपुर में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में अपराधियों का कानून के दायरे में सभी कार्रवाई हो रही है और उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है और न ही उनको धर्म के आधार पे, नहीं जाति के अरे मैं आधार पर जीतलाल उनको छोड़ा गौतम नहीं को जाता है। कल मार ये दिया हुई गया समाजवादी पार्टी जौनपुर और में। बहुजन समाज पार्टी की पुलिस को सरकारें पता है नहीं अपराधी हैं। कौन है, जहां अपराधी नहीं का गिरफ्तार घर वो कर जब्त रही है। देकर कार्रवाई होती थी। जबरन डेड बॉडी यहाँ को उठा बैठ के जलाया टेलीविजन है। चैनल पर कल झूठ बोलना बंद करिए या सिर्फ और दलित प्रोपेगेंडा मुसलमानों के फैलाना घरों बंद पे करिए। बुलडोजर मत चलाइए आप। ओके उमा शंकर भाई, पांडे को दलित लाया मुसलमानों के जाए। उमा घरों पे शंकर पांडे बुलडोजर को मत लाया जाए। चलाइए। दलितों भाई के पांडे घर जी, पर मुश्किल घर रोटियां बनता है। सेकिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप बताइए ना। धन्यवाद। उमा शंकर पांडे आप आपकी मुझे बारी बताइए, है। कौन सा दलित थैंक यू उत्पीड़न थैंक यू। आपने- सिर्फ उमा शंकर आपने बोलेंगे, बताया। ओनली उमा शंकर, ओनली उमा शंकर। उमा शंकर जी, अब आप क्या संभावनाएं कांग्रेस के लिए तलाश रहे हैं? और जो आरोप अभी दलितों को लेकर लगाए असीम वकार ने, मुनादी वाला, अब मैं दिखवाता हूँ वीडियो, अभी मैं ठीक से देख नहीं पाया, अभी पता कराता हूँ इसके बारे में जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। 19 अलग तरीके के दलित अत्याचारों में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। हाथरस कांड से लेके तमाम ऐसी घटनाएं हुई उम्भा में भी कि जहां पर दलितों पर अत्याचार हुए और सरकार ने उनके हत्यारों को संरक्षण देने का काम किया। ये हम सब ने देखा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है ब्रजेश जी कि मुस्लिमों के नाम पर निजामी साहब जैसे तमाम ठेकेदार पहुंच जाते हैं। फिर और आप उनको आज बोल रहे हो। और आज फिर बोल रहे हो उनको। बहुत अच्छा कर रहे हैं मुस्लिमों पांडे के जी। हालात यहां तक पहुंच गए। ब्रिजेश, दलितों 10 के सेकंड तमाम दीजिएगा लास्ट में। ठेकेदार बताइए, दलितों के नाम पर एक तमाम आदमी ने आईना ठेकेदार दिखला दिया, बन के इनको बैठ बर्दाश्त नहीं जाते हो रहा। हैं। भाई साहब, और ऑलरेडी आज- हम लोग टाइम लिमिट सुन पार लीजिए, कर सुन चुके लीजिए। हैं। और धन्यवाद ये कुछ जैसे लोग कहाँ धन्यवाद, बैठते बहुत हैं, शुक्रिया, कहाँ बहुत बहुत बैठते हैं। धन्यवाद। 10 सेकंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टाइम ऑलरेडी आपको एक्सीड जवाब हो देने चुका है। दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।